नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। और आज अपने रेट 2015 का जो मैथ साइंस वाला पोर्शन है उसको पूरा सोल्व करेंगे। मैथ्स के 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन साइंस के, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन जो रेट के हैं वो अपने इस वीडियो के अंदर लाइव सोल्व करेंगे। और आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी साथ साथ में जो है कमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है 91 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको बता दिया जाएगा। और देखिए पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, ये पहले एक टेबल दी गई है, सारणी दी गई है, इसके अनुसार आपको जो नीचे दिए हुए प्रश्न वो सोल्व करना है। तो ये आप देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं अपने। हाउ मैनी एप्लीकेंट्स पास इन सिटी ई, यानी कि नगर ए में परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। अब देखिए ये है उम्मीदवारों की संख्या और यहाँ पर सामने दिया है पास और फेल होने वालों का अनुपात। उसने किसका पूछा है, ई के अंदर। ई में टोटल कितने हैं, अनुपात अगर देखें तो 3 + 2 करेंगे क्या आएगा, 5, है ना। तो कुल हमेशा बटे में रहेगा। और जिसका पूछा है पास और फेल होने वालों का, पास होने का अनुपात 3 है, फेल होने वालों का 2, तो कुल निकालेंगे तो टोटल क्या आएगा, रेशियो 5 आ जाएगा, अनुपात वो नीचे आ जाएगा। पास होने वालों का पूछा है तो 3/5, फेल होने वालों को पूछा है तो 2/5, और गुना में 1.85 लाख है तो जितनी वो 5 जीरो आ जाएगी साथ में, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे अपने, तो क्या आएगा 1,10,000, यानी कि जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट है इसका। साथ साथ में कमेंट करते रहिए और एक कॉपी पेन लेकर के साथ ही साथ में इसको सोल्व भी करना है आपने। परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है। फेल होने वाले छात्रों की संख्या आपको सभी का चेक करना पड़ेगा कि पास होने वाले कौन से हैं और फेल होने वाले कौन से हैं इसमें से। तो सोल्व कीजिए आराम से। उससे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये वीडियो के एंड में आप दोबारा इसको प्ले करके सोल्व ज़रूर कीजिएगा। तो ऑप्शन डी आएगा इसका, कि जो डी नगर है, डी नगर की फेल होने वालों छात्रों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। आयत चित्र जो है, आयत चित्र क्या प्रदर्शित करता है, असतत वर्गीकृत बारंबारता बटन या वर्गीकृत बारंबारता बटन, सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन या इनमें से सभी। तो आयत चित्र जो है वो सतत कंटिन्यूस जो है, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन जो है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको प्रदर्शित करता है। ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करें, लिखें उनको, क्योंकि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है सोल्व करने बहुत ज़रूरी है, आपको ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन वहाँ से मिल जाते हैं। अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय टी में लड़कों की संख्या बतानी है। यहाँ पर लड़कियों का अनुपात है, देखिए लड़कियों का प्रतिशत है 40%, 50, 27.5, 30, और बाकी बचे हुए कौन होंगे, लड़के होंगे डेफिनेटली। और ये है कुल संख्या। तो टी में लड़कों की संख्या, टी के अंदर कुल कितने हैं, 1250, ठीक है। टी के अंदर लड़कियां कितने प्रतिशत है, 40, तो 60% इसका क्या होंगे, लड़के होंगे। तो इसका 60% निकाल लीजिए, कितना आएगा, 750, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन कि यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी है, टी का पूछा है तो टी में विद्यार्थियों की संख्या देख लेंगे, टोटल कितनी है 1250, ठीक है। लड़कियों का प्रतिशत यहाँ दिया है तो लड़कियों का प्रतिशत टी के अंदर कितना है, 40 है, तो लड़कों का कितना होगा, 60। तो 1250 का 60% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 95 नंबर क्वेश्चन जो है ये बोनस मिला हुआ आपको, डिलीटेड है। औसत बतानी है पी और क्यू के कुल विद्यार्थियों की औसत संख्या। तो देखिए अगर अपने जनरली देखें तो पी के अंदर 2500 है और क्यू के अंदर कितना है, 3000, तो टोटल कितना हो गया, 5500। इनका औसत कैसे निकलता है, बटा में 2 करते हैं, 5500 को 2 से भाग करोगे आप तो कितना आएगा, जो कि ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। देखिए 5500 टोटल आ रहा है, 2500 प्लस
3000। दो ही विद्यालय हैं, विद्यालय पी और क्यू दो है, तो औसत निकालने के लिए आप इसको क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2750, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्रकृति कैसी होती है गणित की, कैसी होती है, तार्किक। कमेंट करके ज़रूर बताइए गणित के अभ्यर्थी, उम्मीद करता हूँ मैं, और जो विज्ञान के अभ्यर्थी हैं वो भी ज़रूर इस पेपर को लास्ट तक करें, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी है और मैथ्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन आप मैथ्स के कर लोगे और बाकी साइंस के करके और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत ही बड़ी आपकी वो गलतफहमी है। दोनों पोर्शन आपको बिल्कुल इक्वली आपको करने होंगे। तो 97वें नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है किसे, अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने को, समस्या के हल करने की समझ बढ़ाने में, या फिर सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में, या किसी समस्या के शीघ्र कार्य करने में। अब देखिए इसमें भी क्या है कि इसके अंदर भी आपको क्या मिला है, बोनस। इन सभी के अंदर कुछ एक के अंदर करता है, सभी में करता है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही होने के कारण इसमें भी बोनस मिला हुआ है। आगे 98 नंबर प्रश्न, क्रियात्मक गणित का महत्व क्या है, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। कोई इसमें बोनस नहीं है, एक आंसर जो है इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, क्रियात्मक यानी कि एक्शन मैथमेटिक्स, या अवधारणाओं का स्पष्ट और स्थायी होना, या उपयुक्त सभी। क्रियात्मक में क्या होगा, देखिए क्रियात्मक एक्शन है तो प्रत्यक्ष होगा, स्वयं करके भी सीखेंगे, अवधारणाओं का स्पष्ट और स्थायी भी होगा, है ना। तो क्या आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। साथ ही साथ आगे वाला, गणित की भाषा का अंग कौन सा है, संकेत, संख्या, संख्या चर, या सूत्र, या उपयुक्त सभी। सभी हैं, संकेत भी हैं, सिंबल्स भी होते हैं, कहने का मतलब साइन भी होता है, नंबर भी होते हैं जो इसमें, और फॉर्मूलाज भी होते हैं, तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आएगा। 100 नंबर प्रश्न, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है, समुदाय, विज्ञान, सिद्धांत एवं तर्क, या उपरोक्त सभी। अब आपने बताना है कहाँ पर इसका महत्व है। इसने ये नहीं कहा कि कहाँ ज़्यादा महत्व है, सिंपल पूछा है कि किस विषय में महत्व है, इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर है इसकी। तो कहाँ है इंपॉर्टेंस, विज्ञान के अंदर। ध्यान रखें ऐसे प्रश्नों को। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन, विश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर बताइए। अंक गणित, एरिथमेटिक्स टीचिंग जो है उसके लिए सुटेबल मेथड कौन सा है, एनालिटिक यानी कि विश्लेषण विधि अंक गणित के लिए। गणित की जो शिक्षण विधियां हैं उनकी वीडियोस भी अपलोड की हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इनकी सभी की, तो वो भी आप ज़रूर देखें जिन्होंने नहीं देखी है। 102 नंबर प्रश्न, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनश्चालक, या उपयुक्त सभी। कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है, तो कमेंट करके बताइए ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन राइट है इसका, उपयुक्त सभी। तीनों उद्देश्यों को ज्ञानात्मक, भावात्मक, चाहे मनश्चालन यानी कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव या साइकोमोटर, तीनों का जो है अचीव करता है। 103 नंबर प्रश्न देखिए, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, परामर्शन निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, या उपयुक्त सभी में। देखिए चाहे आप किसी भी टेट एग्ज़ाम के अंदर देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसके अंदर अगर आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है तो आपको ज़रूर ये ध्यान में रखना होगा कि लास्ट ईयर के
एग्ज़ाम्स जो हैं पेपर, उनको ज़रूर आप एक बार मतलब रीड आउट करके जाएं, सोल्व करके जाएं। 103 नंबर प्रश्न का जल्दी से आंसर बताइए, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निदानात्मक परीक्षण का महत्व इन तीनों के अंदर है। शिक्षण, परामर्श, निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, तीनों के अंदर। 104 नंबर प्रश्न, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका किस रूप में होती है? दार्शनिक, मित्र, परामर्शक या उपयुक्त सभी? तो किस रूप में होगी? कमेंट करके बताइए जल्दी से। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका, ये जो गणित के अभ्यर्थी हैं उनका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, तो कमेंट करके बताइए जल्दी से लाइव वीडियो के अंदर ही। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी लाइव आए तो आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकें। तो क्या आएगा? उपयुक्त सभी। गणित के अध्यापक की जो भूमिका है गणित शिक्षण के समय दार्शनिक, मित्र, परामर्शक तीनों रूप की रहती है। ये देखिए, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याख्यान, प्रदर्शन, आगमन निगमन या उपयुक्त सभी? तो गणित के अभ्यर्थियों के लिए ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होना चाहिए। जल्दी से, उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी आप जो गणित के अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर कमेंट करें। क्या गणित को पढ़ाते समय आप लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि व्याख्यान, या फिर प्रदर्शन विधि, या आगमन निगमन, या उपयुक्त सभी आप मतलब इम्पोर्टेंट मानते हैं, सुटेबल मानते हैं उसके अंदर? तो सबसे ज़्यादा जो अगर सुटेबल कहें तो कौन सी है? इंडक्टिव डिडक्टिव, यानी कि आगमन निगमन। सूत्र की स्थापना करें, चाहे आप सूत्र से एग्जाम्पल बनाएं, चाहे एग्जाम्पल से सूत्र बनाएं, सोल्व करें, कैसे भी। ये देखिए, अब आपने शिक्षण विधियों के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब सोल्व करने हैं, इनको देखते हैं। √3 की पावर 5 × 9 का स्क्वायर बराबर 3 की पावर n गुना में 3 √3। अब देखिए, √3 है, पहले ये चीज़ देख लीजिए, √3 है, उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो वो किसके बराबर आएगा? 3 के, है ना। और अगर मेरे को यहाँ 9 बनाना है तो पावर कितनी करनी पड़ेगी? 4। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ 9 की जगह मैं √3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। बताइए जल्दी से क्या आएगा? एक और तरीका है कि आप इस √3 से एक √3 कट जाएगा, पावर कितनी रह जाएगी? 4। √3 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर गुना में 9 को क्या लिख सकते हो? 3 की स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर है तो 3 की पावर 4 बराबर में 3 की पावर n गुना में 3। एक 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा? 5। अपने पास कॉपी पेन रखें और जल्दी से इसको क्वेश्चन को सोल्व करें। तो इसका राइट आंसर आपको बता दिया गया है, क्या आएगा? C, 5, n का मान। एग्जाम में इतना ही समय आपको मिलेगा, इतना ही समय आपने इन प्रश्नों पर देना है। अब इनको सोल्व करके बताना है इनमें से कौन सा आपका राइट आएगा। देखिए जल्दी से बताइए कि 2x + 4y - 8xy - 1 को आप क्या लिख सकते हैं? किस फैक्टर के रूप में आप लिख सकते हैं? देखिए, सिंपल वे में अगर आपको कहें तो यहाँ पर -1 है, पहले ऑप्शन के अंदर देखिए, यहाँ -1 है, यहाँ +1, मल्टीप्लाई करोगे तो -1 मिलेगा, आपको मिलेगा। इसके अंदर नहीं मिलेगा, दोनों प्लस के हैं, इसके अंदर भी मिल सकता है। तो ए और बी ऑप्शन हुए अभी तक अपने पास, सी क्या हो गया? डिस्कार्ड, सी नहीं आएगा। अब अगला फैक्टर देखते हैं, -8xy, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का मिलेगा, तो एक भी डिस्कार्ड हो गया, बचा बी। बी को सोल्व करके देख लीजिए, आपके पास यही आएगा। ठीक है, तो इसी के आने का मतलब क्या है कि बी जो है इसकी बिल्कुल राइट फॉर्म है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही। कमेंट करके बताते रहिए, जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए इसको। आगे वाला प्रश्न देखिए, 3x + 7y = 75, 5x - 5y = 25। तो x + y की वैल्यू बतानी है, जल्दी बताइए क्या आएगी। आप इनको दोनों को कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशंस को सोल्व करके आप इनका आंसर बता सकते हैं। तो x और y का मान निकाल लीजिए, और x y का मान जो आएगा वही अपने को प्लस करना है।
तो क्या आ जाएगा मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए यानी कि 17। आगे बढ़िए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √625 प्लस √484। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। पहले तो देखिए 625 का अंडर रूट करेंगे क्या आएगा 25, 484 का क्या आएगा 484 का अंडर रूट क्या आएगा 22, 22 की स्क्वायर होती है 21 की 441, 22 की 484। तो अब इनके बीच में क्या है प्लस, तो प्लस करना है, प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा ए 47। आगे देखिए। अब देखिए अगर सिंपल रूट लिखा है तो मतलब रूट निकालना है, यानी कि दो दो के पेयर बना के आपको बाहर निकालना है। पावर 3 लगी है तो पेयर कितने के बनेंगे, 3 3 के जोड़े बनेंगे। जैसे कि 8 है, 8 का क्यूब रूट क्या आएगा 2, 3 डिजिट छोड़ के दशमलव है तो बाहर आएगा अंडर रूट के, तो क्या आएगा 1 डिजिट छोड़ के रूट हट जाएगा और क्या आएगी इसकी वैल्यू 0.2। इसी प्रकार पहले इसकी निकालोगे 7 to 9 का रूट निकालोगे आप, ठीक है, फिर उसके बाद उसका क्यूब रूट निकालोगे। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 0.3 और इसको सोल्व करोगे तो 0.2, यानी कि टोटल क्या आ जाएगा 0.5। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। अब वो कहता है कि ये जो ब्याज है जो मूल है आपका वो 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 8 वर्ष दिया है तो मूल का ये जो है ये 2 गुना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना हुआ सेम होगा तभी 2 गुना होगा कि आपको एक समय के बाद उतना ही इंटरेस्ट मिल जाए। तो जो प्रिंसिपल है मूलधन आपका वो क्या हो जाएगा दुगना हो गया। तो पी से पी कट जाएगा, 100 को 8 से भाग कीजिए, जो भी आंसर आएगा यानी कि 12.5 वो आपका दर होगी। आगे बढ़िए जी, ऊपर वाले का ऑप्शन बी आएगा। 112 नंबर प्रश्न देखिए, a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर है 6 + 7 + 8 के। तो a+b+c की वैल्यू बतानी है, a+b+c 14 है तो c की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। सोल्व कर सकते हैं आराम से आप इसको। किसी भी प्रकार से सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको उचित लगे। तो इसका राइट आंसर अगर अपने बात करें तो राइट आंसर क्या आएगा इसका 6 इसका राइट आंसर है। आप कुछ भी इसके अंदर एक एज्यूम कर सकते हैं और आराम से आपका सोल्व हो जाएगा। आगे देखिए, नीना मीना ने क्रमशः 30,000 45,000 के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में मीना का भाग क्या होगा। तो देखिए जो इनका डिपॉजिट होगा उसी अनुपात के अंदर जो ये निवेश करेंगे उसी अनुपात के अंदर ही इनको क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा। तो इनका अनुपात देखिए 30,000 और 45,000, 15 से पूरा पूरा भाग जाएगा 2:3। अनुपात किसका पूछा है मीना का, मीना ये है। तो मीना के लिए अपने क्या देखेंगे 3 हिस्सा था मीना का, टोटल कितना था 2:3 यानी 5 और गुना कर देंगे 1.5 लाख से, ठीक है। तो सोल्व करोगे कितना आएगा, जो भी आंसर है आप बताइए क्या आएगा जल्दी से, शायद 90,000 के आसपास। तो 90,000 आएगा, 90,000 ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए 113 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी। जो भी रीट के अभ्यर्थी पेपर दे चुके हैं उनका मैं पूरा मतलब 90% जो अभ्यर्थी थे उनका ये प्रश्न जरूर गलत हुआ होगा। 1/2 को दशमलव भिन्न में बदलना है। अब देखिए 1/2 प्रतिशत लिखा है इसने, प्रतिशत का भी हमेशा क्या आएगा बटा में 100 आता है। तो 1/2 का अगर अपने कहें तो वो तो हो गया 0.5, बटा में 100 है तो 2 डिजिट छोड़ के फिर यहाँ लगेगा, है ना।
तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए जल्दी से। 114 का ए, बी, सी या डी कौन सा आएगा? आपको हिंट दे दिया गया है, तो कौन सा आएगा? बी, बिल्कुल राइट। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल इतना है। तो राजीव की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आप कुछ भी x मान लीजिए अगर, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x माइनस 5। और वर्तमान कितनी होगी? x। 9 वर्ष बाद कितनी होगी? प्लस 9। इनका जो गुणनफल है यानी कि ये गुना किया है हमने, ये कितना आएगा? 15। एक सिंपल सी समीकरण बनेगी, उसके अंदर से आप इसका मान निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर कोई भी इनमें से वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जैसे कि 5 अगर मैं पुट करूँगा तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, डिस्कार्ड कर देते हैं। पहला ही ऑप्शन देखें 6, x का मान 6 रखूँ तो 6 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा? 1। और 6 और 9 क्या आएगा? 15। तो 1 को 15 से गुना करेंगे 15, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। वर्तमान आयु की क्या है? 6 वर्ष। ये देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप बिल्कुल उनको हेक्टिक ना हो लेकर के। ए और बी का जो अनुपात है वो 2:1 है। तो ए का मान, अब देखिए सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है, 2:1 में है ए और बी, है ना। तो ए का पूछा है तो टोटल कितना है? 3, 2 + 1। ए का पूछा है 2/3 आएगा, गुना में क्या आ जाएगा? 180। यानी कि कितना प्रतिशत आएगा इसका? निकाल कर बताइए जल्दी से, कितना प्रतिशत आएगा? और डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। ये इससे कट जाएगा, 60 पे 60 × 2 करोगे 120 आ जाएगा, 120 डिग्री। कमेंट करके ज़रूर बताइए। ABC त्रिभुज है जिसके अंदर कोणों का जो संबंध दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, वो इस प्रकार है। 3 गुना जो कोण ए का है वो 4 गुना बी के बराबर है और 6 गुना सी के बराबर है। तो कोण ए का मान बताना है आपने, कितना होगा? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा। अगर मैं इन तीनों को 12 से भाग कर दूं तो ए के बटा में क्या आएगा? 4, बी के बटा में क्या आएगा? 3 और सी के बटा में क्या आएगा? तो यही अनुपात में वो डिवाइड होंगे। अब ए का पूछा है, ए कितना है? 4, और ये टोटल कितना हो गया? 9 गुना में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होएगा? 180। तो क्या आ जाएगा? 4/9 गुना 180। तो कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 40 गुना 20 यानी कि 80 डिग्री ए का मान होगा। इसी प्रकार बी का पूछे 60, सी का पूछे तो सी का भी आप निकाल सकते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं मैथ से रिलेटेड तो आप वहाँ पर अपने जो क्वेश्चन है उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं, आपको समय रहते उसका जो है जवाब दे दिया जाएगा। त्रिभुज के ऊपर कहीं भी बना जो कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अब उसने कहा कि ये 40 डिग्री है, सी ये 40 है, तो AOB ये बताना है आपने कितने का होगा? तो कितने का होगा? 80 डिग्री का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये बताइए आप मेरे को 119 नंबर प्रश्न। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि के कितने गुना होगी? दोनों की परिधि निकालिए, आप डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो 3 और 1/3 में आप कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि 3 गुना करने पर नई परिधि अपनी पूर्व की परिधि का पूछा है। तो नई वाली कहने का मतलब ऊपर आएगी, नई वाली बड़ी होगी तो ऊपर आएगी। 1/3 तो होने का सवाल ही नहीं है, या तो 9 आएगा या 3। राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा 119 नंबर प्रश्न का? जी हाँ, ए 3 गुना। एक कमरा 12/9 मीटर ऊंचा है, यानी कि उसका जो डायमेंशन दिया है वो 12 गुना 9 गुना 8 दिया हुआ है ना। तो उसमें कितना अधिकतम कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है? आप देखिए सिस्टम क्या है कि अगर एक रूम है तो घनाभ आकार का होगा, जिस हिसाब से इसकी भुजा दी गई है। अब इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि एक सबसे लंबी जो आपने छड़ रखनी है या कुछ भी चीज़ है, तो वो कहाँ रखी जाएगी? इसके विकर्ण में। विकर्ण मतलब एक कॉर्नर से लेकर के, आप किसी एक कॉर्नर में खड़े हों और आपके सामने वाला बिल्कुल ऊपर वाला कॉर्नर, नीचे वाले से लेकर के ऊपर वाला कॉर्नर, ये जो छड़ रखी जाएगी।
तो ये कहलाता है आपका विकर्ण, है ना। तो विकर्ण की लंबाई आपने बतानी है क्या होगी। तो इसका जो विकर्ण है वो होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके आपने जोड़ देना है। यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और फिर उसका क्या कर देना है, अंडर रूट, स्क्वायर करके प्लस करना है, फिर अंडर रूट। तो जल्दी से बताइए किसके बराबर आएगा ये। तो किसके बराबर आ रहा है, 17 के, 17 मीटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने साइंस के प्रश्नों की ओर, जो विज्ञान के प्रश्न थे। अब विज्ञान के अभ्यर्थी ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपका पेपर जो है मेन आपका सब्जेक्ट जो है वो आ चुका है। वेब ब्राउज़र के उदाहरण है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 ऑप्शन, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। मोजिला, ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, या मोजिला फायरफॉक्स। तो ये सभी के सभी आप मेन आप जिनके बारे में जानते हैं वो देख लीजिए। मोजिला, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट फायरफॉक्स, ये एक्सप्लोरर, ये सभी जानते हैं। तो जहाँ ये चारों ऑप्शन मिल रहे हैं आप वो टिक कीजिए। चारों एक साथ नहीं मिल रहे तो कौन सा आएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कंफर्म रहिए अपने आंसर के ऊपर हमेशा। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह मतलब कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो किन दो ग्रहों के बीच या किन की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अपने साइंस का चैप्टर करेंगे ये सौरमंडल वाला, उसके अंदर देखेंगे कि जितने भी ग्रह हैं, सबसे पहले सन है, उसके बाद आगे आगे, तो इसके अंदर 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके बीच में यहाँ पर काफ़ी सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो कौन से 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वो बताना है। ऑप्शन है आपके पास शनि और बृहस्पति ग्रह, मंगल बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, शनि और यूरेनस। जी हाँ, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। सोनार, सोनार किसके लिए यूज़ की जाती है, जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल नापने के लिए, या वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दशा या चाल नापने के लिए, या जल में स्थित पिंडों की दूरी और दिशा नापने के लिए, यानी कि चाल काट दिया है। आगे वाला है वायु में स्थित पिंडों की दिशा और चाल नापने के लिए। तो देखिए सोनार जो है पानी के अंदर, जो समुद्रों के अंदर, जल के अंदर जो अपने बात करें तो पिंडों की दूरी, दिशा, चाल तीनों नापने के काम आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है आपके सामने, तो आप 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसके अंदर फिर आप जवाब दीजिए कौन सा है। वैसे इसके अंदर आपको बता दें कि ये स्टार लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर एक बोनस दिया गया है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर आपको एक केमिकल रिएक्शन मिलती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके उत्पाद बताने हैं कौन कौन से होंगे, यानी कि इस रिएक्शन के बाद जो एक्स वाई जेड आपको मिलेंगे, तो एक्स वाई जेड जो मिलेंगे वो आपको किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे। ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। चारों के अंदर से राइट आंसर बताना आपने, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, 4 ऑप्शन है, आप आराम से पढ़ लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा इसमें से राइट आंसर है। फिर आपको राइट आंसर बताते हैं ऑफिशियल की के थ्रू। और आपको मैं फिर से बता दूं, याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश इन सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंटेंट भी है, और लगभग 18-20 के आसपास, या हाँ 18 जो है 18 आपके डेली क्विज़ अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें। देखिए इसका राइट आंसर देखते हैं 126 नंबर प्रश्न का, इसमें भी क्या दिया गया है, उनको बोनस मिला है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या कितनी होगी, ये बताइए। इजी क्वेश्चन है साइंस वालों के लिए। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या बतानी है आपने, कितनी होगी। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, 1.51 × 10⁻23।
क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है? विरंजक चूर्ण बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, खाने धोने का सोडा बनता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? ये आप छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं इनको इसी प्रकार ध्यान में रिएक्शंस हैं उनको थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो ये विरंजक चूर्ण बनता है अगर शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अगर अपने क्लोरीन गैस का अभिक्रिया करवाई जाए। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अपने बात करें तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। फादर ऑफ बायोलॉजी का बताना है कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे? लमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेटस या चार्ल्स डार्विन? तो कौन थे? अरस्तु। अरस्तु जो हैं वो बायोलॉजी के क्या थे? जनक थे, फादर ऑफ बायोलॉजी। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया है? कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया है? देखना, रेखांकित करना, सुनना या जानना? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। साइंस के अभ्यर्थी जितने भी अभी ऑनलाइन हैं और मैथ्स वाले हैं वो भी ट्राई करें कि कौन सा इसका राइट आंसर है। कोई बात नहीं, अगर आपका सही है तो भी कोई बात नहीं, गलत है तो भी यहाँ कोई आपकी आंसर की जो है सबमिट नहीं होने वाली है। यही आपकी हेजिटेशन जो है वो दूर करनी है मेनली। बी और सी दोनों इसके राइट है कि जो कार्यसूचक क्रिया है, क्रिया कार्यसूचक क्रिया है, इनमें से वो दो क्रियाएं हैं, रेखांकित करना और सुनना, दोनों कार्यसूचक क्रियाएं हैं। ये देखिए डेफिनेशन है आपके पास एक, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने का प्रयास को विज्ञान कहते हैं। किसने दी थी ये? W.C. डैम्पियर, अल्बर्ट आइंस्टाइन या पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित J.L. नेहरू या J.B. कोनांट? चार ऑप्शन आपके पास। कुछ एक जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखें आप, जैसे कि अनुभूतियाँ अस्त व्यस्त, अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता, अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता कौन करते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन करते हैं। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता करते हैं, इतना ध्यान रख लें। तो राइट आंसर आपको बता दिया है, कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाल केंद्रित विधि कौन सी है इसमें से? चाइल्ड सेंटर्ड, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान, प्रयोगशाला या इनमें से सभी? जल्दी से बताइए कौन सी इसमें से बाल केंद्रित विधि है? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, कौन सी है? तीनों ही है, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान, प्रयोगशाला, तीनों बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है? ये देखिए जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, वो किसने दी? अब टैक्सोनॉमी का ये आप ज़रूर ध्यान रखें। पहले आप बताइए आंसर कौन सा इसमें से राइट होगा? रॉबर्ट मिलर, N.A. ग्राउंडलैंड, B.S. ब्लूम या हर्बर्ट स्पेंसर? A, B, C या D आपने कमेंट करके बताना है जल्दी से। फिर आपको इसका राइट आंसर बताते हैं, ट्रिक भी बताते हैं कैसे याद रखना है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान कैसे रखना है? देखिए B.S. ब्लूम जो थे, इनकी जो टैक्सोनॉमी थी उसको क्या कहते थे? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आप ये ध्यान रखें, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बस और कुछ भी नहीं। तो जहाँ आपको टैक्सोनॉमी मिल जाए तो वो किसकी है? ब्लूम्स की, जो आपके एग्जाम पूछेंगे। एग्जाम के अंदर और किसी की है नहीं तो करके। शाखीय और रेखीय दोनों का आप ध्यान रखें। यहाँ पर शाखीय का पूछा गया, आप रेखीय का भी एग्जाम के अंदर ध्यान रखें। आप तैयारी कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है? B.F. स्किनर, नॉर्मन क्राउडर, थॉमस F. गिलबर्ट या थॉर्नडाइक? जल्दी से कमेंट करके बताइए A, B, C या D, कौन सा इसका राइट आंसर है? जी हाँ, नॉर्मन क्राउडर जो है वो शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक है।
अब आप कमेंट करके बताइए वीडियो के लास्ट में कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है। जो सिंपल अपने कमेंट करते हैं लाइव के अलावा, तो वीडियो के एंड में आप वहाँ पर कमेंट करके बताइए कि शाखीय के अलावा जो रेखीय है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, उसके जनक कौन है। ठीक है, ऑप्शन यही रहेंगे आपके, स्किनर, क्राउडर, गिलबर्ट या थॉर्नडाइक। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। श्यामपट्ट विज्ञान मेला पाठ्य पुस्तक या दृश्य श्रव्य, श्रव्य दृश्य सामग्री। क्रिया पूछी है उसने, क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है, तो कौन सी है। ऑप्शन बी विज्ञान मेला, साइंस फेयर्स। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है। ये देखिए, ये आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप अपनी नोटबुक के अंदर एक टेबल बना लें जिसके अंदर आप दृश्य लिखें, श्रव्य लिखें और दृश्य श्रव्य तीनों की एक एक कॉलम बना के उसके अंदर आप डिटेल के अंदर लिखें। तो श्रव्य सामग्री बतानी है कौन सी है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर या एपिडाइस्कोप यानी कि चित्र विस्तारक यंत्र, ग्रामोफोन या फिर मायाद्वीप या मैजिक लैंटर्न। तो कौन सी होगी। ग्रामोफोन। ग्रामोफोन एक श्रव्य सामग्री है, बाकी सारी की सारी क्या है, दृश्य। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है आपके पास, केवल प्रश्न पत्र तैयार करवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना। तो राइट आंसर देख लेते हैं जल्दी से, इसका कौन सा आएगा। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है। परीक्षा प्रतिमान, व्याख्यात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है आपके A, B, C या D, आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। जी हाँ, राइट आंसर देखते हैं कौन सा आएगा, निदानात्मक शिक्षण यानी कि C। पौधा का कौन सा भाग अगुणित होता है। अगुणित बताना है आपने। युग्मक, पुष्प, अंडाशय या परागकोश। साइंस के प्रश्न आगे हैं, तो कौन सा आएगा, युग्मक यानी कि ऑप्शन नंबर A। कमेंट करके बताते रहिए जल्दी से जल्दी। जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास, लाभकारी बताना है मानव जाति के लिए कौन सा है। आपको बता दें कि बैक्टीरिया सारे के सारे जो हानिकारक नहीं होते, कुछ लाभकारी भी हैं, तो इसमें लाभकारी बताना है आपने कौन सा होगा। देखिए, इसके अंदर जो है आपको बोनस मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपने। जठर रस की बात करें, जठर रस में कौन कौन से रस आते हैं वो बताना है। जठर रस में होते हैं, ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसके अंदर 8141 जो है ये आपको बोनस मिला हुआ है, और जो 140 है उसका ऑप्शन नंबर A है। जो लाभकारी जीवाणु है, सॉरी इसके लिए, जो लाभकारी जीवाणु है ये ध्यान रखें, ये स्ट्रेप्टोकोकस, ये इसका नाम है अजीब सा, ये रहेगा। और 141 जो है उसके अंदर आपको बोनस मिला हुआ है। ठीक है, 142 देखिए, 142 नंबर प्रश्न। निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है। सल्फर या गंधक, मैग्नीज, मैग्नीशियम या फास्फोरस। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर B, मैग्नीज। आगे बढ़ते हैं। पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजेंस का संश्लेषण एवं स्त्रवण करती है।
ऑप्शन है आपके पास 4, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ए, बी, सी या डी इसमें से राइट रहेगा। पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वर्षणीय हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन्स का संश्लेषण एवं स्त्रवण करती है? तो कौन सी होगी? लेडिक कोशिकाएं जो है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 केल्विन, 37 फारेनहाइट या 37 रैंकिन्स। रैंकिन्स होता है। तो सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों के अंदर आपको पता होना चाहिए। फारेनहाइट के अंदर 97 या 96 के आसपास कुछ होता है शायद। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा। सेंटीग्रेड के अंदर जो है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल जो सामान्य ताप है वो होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है उसी के साथ साथ। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 4, 5, 10 की पावर 3 या 10 की पावर 6? तो कितने होते हैं? 10 की पावर 5। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न तो आप कहीं भी नोट्स जब बना रहे हैं तो उसके अंदर लिख लें, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचालक की विधि आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? यानी कि जिसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो है चालन, संवहन, विकिरण या सभी में आवश्यकता नहीं होती। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से किसके अंदर? जो रेडिएशन है यानी कि जो विकिरण है उसके अंदर बिल्कुल भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती आवश्यक रूप से। हाँ जी, वायु में ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकंड है। वायु का दाब दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना होगा? अगर हम वायु का दाब दुगना करेंगे तो जो ध्वनि का दाब है वो कितना होगा वो बताना है आपने। तो पहले तो इनमें रिलेशन पता होना चाहिए आपको कि जब हम वायु का दाब दुगना करें चाहे कितना भी करें, ध्वनि के वेग के अंदर बिल्कुल भी उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो कितना रहेगा? 332 मीटर प्रति सेकंड ही सेम रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। कमेंट करके बताते रहिए जल्दी से। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मीटर प्रति सेकंड, 11.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड या मिलीमीटर प्रति सेकंड? अब 11.2 तो सबको पता है, आगे किलोमीटर आएगा, मीटर आएगा, मिलीमीटर या सेंटीमीटर, है ना? इसका ध्यान रखना है। तो देखिए राइट आंसर क्या आएगा? किलोमीटर। स्केप वेलोसिटी जो है या पलायन वेग अपने कहें पृष्ठ से तो वो कितना होगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए। प्राकृतिक रेशे, जी हाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? कपास, ऊन, सिल्क या सभी? सभी को पता है कि सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आज का। पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसमें CaO और SiO2 के संगठन प्रतिशत हैं, कितने कितने प्रतिशत इनको मिलाया जाता है, कहने का मतलब। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, राइट आंसर बताइए, A, B, C या D। पोर्टलैंड के सीमेंट के अंदर, सीमेंट में इन दो जो मिलाई जाती हैं इनका कितना रेशो, मतलब कितने कितने प्रतिशत ये उसमें मिलाई जाती है, वो बताना आपने। A, B, C या D? तो C इसमें बिल्कुल राइट है। 60 से 68% CaO और दूसरा जो केमिकल है वो कितना? 17 से 24% मिलाया जाता है। तो इसी के साथ आज अपने जो 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस के ये कंप्लीट हो जाते हैं। और जितने भी लास्ट ईयर के रीट के एग्ज़ाम है, टेट एग्ज़ाम है, उनकी वीडियोस जो है अपलोड की गई है अलग अलग इसी प्रकार से। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप्स के अंदर। और कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।